अभी 9 राज्यों में इलेक्शन है, जहां मध्य प्रदेश भी है, और अगले साल लोकसभा का इलेक्शन है, उसके पहले कोई बजट आ नहीं रहा है। तो कोविड के जो फाइनेंशियल दिक्कतें आए हैं लोगों के पास, उसके बाद ये रिलीफ वाला बजट जो है, ये समवत ये दिखा जा रहा है कि भाजपा के प्रति फिर से लोग सॉफ्ट हो जाएंगे। आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में? देखिए, मैं ये मानता हूँ मैडम। और सेकेंडली भाई साहब एक और जी, ये जो आपने कोदो कुट्टी की बात की, जो मोटे अनाज है, ये मध्य प्रदेश में भी होता है, और ये जो इसका जो एनकरेजमेंट दिया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि इसके लिए एमएसपी का भी अनाउंसमेंट करना चाहिए? पहली चीज तो ये कि भारत में हर वर्ष इलेक्शन ईयर ही है, क्योंकि कोई साल ऐसा नहीं कि जब हमारे देश में चुनाव ना होते हो। एक चुनाव खत्म होता है, दूसरे का ढोल बज जाता है। तो अगर हम ये कहें कि इलेक्शन ईयर, तो हमारे यहाँ तो हर ईयर इलेक्शन ही है। लेकिन कोविड के बाद पूरे दुनिया की जो हालत हुई, मैंने बताया रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद भी, उन परिस्थितियों में 50 साल के विकास की बुनियाद रखने वाला बजट केवल ये तात्कालिक नहीं है, लेकिन आपने भी स्वीकार किया और मुझे भी प्रसन्नता है कि इसमें बड़ी राहत जनता को दी गई है। हम सबके लिए आनंद का विषय है। जितना आवश्यक है उतना मनरेगा में भी दिया गया है, लेकिन उसके साथ जिन योजनाओं के लिए बजट बढ़ाया गया है वो बहुत उल्लेखनीय है और वो गरीबों के लिए बहुत कल्याणकारी है। बजट है आज का विषय। हाँ। एक एक बोलेंगे तो समझ में आएगी। कमलनाथ जी तो पहले देखिए, कांग्रेस और कमलनाथ जी हताशा से ग्रसित है, इसलिए कुछ ना कुछ तो कहना है। उनके नेताओं के बयान देख लो, अलग अलग, कोई नई बोतल में पुरानी शराब, कोई पुरानी बोतल में नई शराब, इसी तरह के जुमले बोल रहे हैं। उस पर मैं क्या कहूँ? मैंने इस सरकार के लिए वोट मांगा, मुझे फांसी पे लटका। सर, उमा भारती भी कहा है जिस तरीके से बयान हुआ है 80,000 करोड़ के करीब, तो इसको किस रूप में देखते हैं? क्योंकि स्टेट की फाइनेंशियल जो स्थिति है आपके पास सुधर भी रही है, इलेक्शन ईयर भी है और वेलफेयर स्कीम्स को और आगे बढ़ाना है, तो ये किस तरह से देखेंगे? और एक मेरा दूसरा प्रश्न है कि यहाँ पर यूथ बूथ और महिला सशक्तिकरण की जुगलबंदी मंच पे आसीन है, तो महिला आयोग की पोस्ट भी खाली है। तो मेरे दो प्रश्न है, स्टेट एलोकेशन को लेकर। अभी बजट पे बात करें, मैं समझता हूँ। मिलेट्स को बढ़ावा देंगे और मध्य प्रदेश में अभी भी मिलेट्स से कई उत्पाद तैयार। आप जानते हैं, डिंडोरी में भी बहुत पहले हमने कोदों और कुटकी की प्रोसेसिंग हमारे महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप से ही करवाना प्रारंभ कर दी थी, तो इसको और प्रोत्साहन मिलेगा। अभी तो मिलेट्स को बढ़ावा देंगे। इसी तरह का बजट का मध्य प्रदेश का होगा। कल्याण योजना की बात की, सदमे जैसी तस्वीरें आ रही है जहाँ गेहूं में रेत या रेत में गेहूं समझ में नहीं आ रहा है। और वो लोग पकड़ लिए जाते हैं, कहीं समझ में आता है तो तुरंत पकड़ते हैं। डेवलपमेंट को लेकर के मध्य प्रदेश के किसान की भी बात कही, मध्य प्रदेश का भी बजट आने वाला है, केंद्र की अलायंस दिखेगी, खासतौर से मध्यम वर्गीय महिलाओं युवाओं। ऐसा कि एक व्यापक गाइडलाइन अब हमारे पास है। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवंटन बढ़ा है तो हम अपने गरीबों के मकान कैसे ज़्यादा बनाएं, उस पर हम ध्यान देंगे। तो मोटे तौर पर मैं एक एक योजना की बात नहीं करता, इससे मध्य प्रदेश को लाभ मिलेगा और मध्य प्रदेश के बजट बनाते समय हम इन योजनाओं को ध्यान में रखेंगे। 7.5% ब्याज मिलेगा और वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी सेविंग्स अकाउंट में रखी जाने वाली जो राशि थी उसकी रकम को भी 4.5 लाख से बढ़ा के 9 लाख रुपया करने का फैसला किया गया है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की लिमिट को भी 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया गया है। ये महिला सशक्तिकरण और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण की दिशा में मील का पत्थर ये योजनाएं साबित होगी। एक और जो अभियान है धरती को बचाने का,
23-24 का आम बजट ग्रीन ग्रोथ के लक्ष्य पर आधारित है। नेशनल हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,700 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है और सरकार ने जो टारगेट तय किया वो बहुत महत्वाकांक्षी है। 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादित करने का लक्ष्य रखा गया है। एनर्जी ट्रांजिशन के लिए भी 35,000 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है। ये जो प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता है कार्बन उत्सर्जन को जीरो करने के लक्ष्य को प्राप्त करने की, उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 5G सर्विस पर चलने वाले ऐप डेवलप करने के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों में 100 लैब बनाई जाएंगी। इसका भी निश्चित तौर पर लाभ होगा। और रेल बजट 2,40,000 रुपए का किया गया है। अगर 13-14 से इसकी तुलना करें तो 9 गुना ज्यादा। इन्वेस्टमेंट खर्च को 33% बढ़ा के 10 लाख रुपया किया जा रहा है और राज्यों को मिलने वाले इंटरेस्ट फ्री लोन को भी 1 साल के लिए आगे बढ़ाया गया। इसका राज्य लाभ उठा सकेंगे, विशेषकर अधोसंरचना के विकास में। हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने केंद्रीय बजट संसद में रखा। ये बजट अमृतकाल का पहला आम बजट है। प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प लिया है। यह आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का बजट है। ये वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण का बजट है। ये बजट गांव, गरीब, किसान, आदिवासी हो, दलित, शोषित, वंचित, दिव्यांगजनों, माताओं, बहनों और मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। कृषि विकास हो, श्रमिक कल्याण हो, अधोसंरचना का विकास हो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो और सबसे बड़ी बात है कि सर्वस्पर्शी मतलब समाज के हर वर्ग को छुआ है। सर्वव्यापी मतलब देश के हर राज्य, नॉर्थ ईस्ट से लगा कि आप किसी भी राज्य को देख लें तो उस दृष्टि से सर्वव्यापी है और सर्वसमावेशी है। सचमुच में तो यह बजट देश के समग्र विकास को समर्पित बजट है। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और बाकी जो मुख्यमंत्री हैं विपक्षी दलों के, उनका ये कहना है कि राज्य जिस हिसाब से टैक्स देते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको उसका लाभ बजट पूरे देश ने, देश के अर्थशास्त्रियों ने, जनता ने इस बजट का व्यापक स्वागत किया है। हमारे देश में दिक्कत यह है कि अच्छा भी हो तो अच्छा कैसे बोलें, अगर विरोधी हैं तो, इसलिए उनको ये बोलना है, बोल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मुस्कान वाली चर्चा में दिल्ली में बैठक नहीं है, वो तो मध्य प्रदेश भवन का केवल उद्घाटन आज बजट में जमता नहीं।
पहला कोटा तो मोदी की कोटा मानी जाती है, इस बार इन्होंने 200 पे टारगेट किया है,